आदाब अस्सलाम, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का मिल्लत टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश में और हम लोग सफ़र के लिए रवाना हैं वाराणसी एयरपोर्ट के लिए। और हम आज हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत करने के लिए साबिक सदर अक़लियती सेल के नदीम जावेद साहब और साबिक MLA भी रहे हैं जौनपुर सदर से। आइए उनसे हम ख़ास बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल नदीम जावेद साहब। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल के ज़रिए आपके जितने फॉलोअर्स हैं, जितने लोग देखते हैं, सबको मैं अपनी तरफ से आदाब कहता हूं और सबका शुक्रिया भी करता हूं। नदीम जावेद साहब, एक सवाल हमारा आपसे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, और समाजवादी पार्टी फाइट करती हुई दिख रही है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है इसको सीधे तौर पर बीजेपी को फ़ायदा होगा, इस तरीके का लोग कह रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ पिछले 4 सालों में और 4.5 सालों में जी जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसका रोल कांग्रेस पार्टी ने प्ले किया है। और जो भी सवाल रहे हो, वो चाहे कोविड का सवाल हो और कोविड के दौर में लोगों की मदद करने की बात हो, चाहे किसानों के हुकूक की बात हो या CA NRC का प्रोटेस्ट हो, सब जगह पर जो मेन अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और योगी सरकार के खिलाफ ज़मीन पर लड़ाई लड़ते हुए दिखी है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ताकतें हैं, हमारी कोशिश थी कि वो सब मुत्तहिद होकर चुनाव लड़ें, लेकिन बदकिस्मती से वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी इस रियासत की एक मजबूत ताकत है और हमें ये उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे वो प्रियंका गांधी जी की क़यादत में मजबूती के साथ ज़मीन पर लड़ाई लड़ेंगे। और हमें ये भी एतमाद है कि हमारे बहुत सारे साथी विधानसभा में भी चुनकर जाएंगे। नदीम जावेद साहब, एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि बीजेपी भी कई पार्टियों के साथ अलायंस कर ली है और समाजवादी पार्टी ने भी कई पार्टियों के साथ अलायंस किया, तो लोगों का ये मानना है ज़रूरत ये थी कि कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ती, और इस तरीके से कांग्रेस का अलग होना, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ना, ये उत्तर प्रदेश में अपोजिशन को कमज़ोर कर रही है कांग्रेस पार्टी। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की ज़रूर ख्वाहिश थी कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें। बदकिस्मती से वो हो नहीं पाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक कैंपेन चली जिसमें हम लोगों ने औरतों के हुकूक की बात की और औरतों की हिस्सेदारी की बात की, और उसमें समाज का 50% हिस्सा औरतों का भी है। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक कैंपेन कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाई गई, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान लड़कियों ने शिरकत की। और हमें ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की जो इतनी बड़ी जीत हुई थी, उसके पीछे जो बुनियादी मकसद था या बुनियादी जो आइडिया था वो ये था कि औरतों का सपोर्ट ममता को बड़ी तादाद में मिला था। तो हमें ये एतमाद है कि जिस तरह से लड़कियों के हुकूक की बात, उनको इन्वॉल्व करने की बात, और सबसे अहम कि इलेक्शन में 40% उनको टिकट देने की बात और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनको पूरी तरह से शामिल करके लड़ाई लड़ने की बात जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और ख़ास तौर से प्रियंका गांधी जी की तरफ से की जा रही है, उसका असर दिखेगा। और हमें लगता है कि आधी आबादी का एक बड़ा हिस्सा, यानी औरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी के साथ हो सकता है। और अगर वो होता है और कांग्रेस पार्टी के जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो ज़मीन पर अगर लड़ाई लड़ते हैं, तो हमें लगता है कि कांग्रेस इस रियासत के अंदर एक मजबूत ताकत की शक्ल में निकल कर आएगी। नदीम जावेद साहब, अभी जैसा कि आपने कहा, वाकई कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी ने ये ऐलान किया कि 40% तक हम औरतों को इस बार मैदान में उतारेंगे, औरतें चुनाव लड़ेंगी। लेकिन खबर इसी बीच ये भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए यानी टिकट लेने के लिए कोई औरत लेडीज़ कैंडिडेट नहीं मिल रही हैं, और ये परेशानी का बड़ा सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह की कैंपेन हमारे अपोजिशन की तरफ से चलाई इसलिए जा रही है कि उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि एक सीट पर जहां पर कि औरतें लड़ानी, कोई औरत लड़ सकती है, इस तरह की कई सारी सीटें मैं अपने ज़िले में ही कह सकता हूं जहां पर कि बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं उन्होंने अप्लाई किया है और वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। एक सीट पर 3 ऑरतों ने भी ये कहा है कि अगर हमें पार्टी टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट्स की कहीं कोई कमी नहीं है, और चूँकि कांग्रेस पार्टी
की तरफ से ये बात बहुत पहले कही जा चुकी थी और उसका एक नैरेटिव भी पूरे स्टेट में बन चुका था, उसका असर दिखना शुरू हो गया है। और प्रियंका जी के अनाउंसमेंट के 15 दिन के बाद से ही बड़ी तादाद में औरतें और महिलाएं समाज के अलग अलग तबके की आकर टिकट मांग रही हैं और हमें उम्मीद है कि वो अच्छा प्रदर्शन भी आने वाले विधानसभा के चुनाव में करेंगे। जी नदीम साहब, एक सवाल और आपसे ये कि मुसलमान कैंडिडेट या मुसलमान जो बड़े लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान चेहरों को इस बार मैदान में नहीं उतारा है, जबकि प्रियंका गांधी सिर्फ एक्टिव हैं, राहुल गांधी कहीं मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी बहुत हल्के में ले रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव को? नहीं, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को निहायत संजीदगी से हमेशा लेती है और इस बार भी ले रही है, बल्कि इस बार तो ज़्यादा ले रही है। और इससे ज़्यादा संजीदगी से क्या ले सकती है कि कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है, ये सबसे बड़े चेहरों में से एक है मोहतरमा प्रियंका गांधी जी, वो खुद इस रियासत की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है और उनकी देखरेख में इलेक्शन हो रहा है। रहा सवाल अक़लियती नेताओं का, चूँकि कैंपेन अभी शुरू नहीं हुई है, अलग अलग मौके पर कांग्रेस पार्टी के मुख्तलिफ लीडरान रियासत में आकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारा प्रतिज्ञा सम्मेलन चला जिसमें राशिद अलवी साहब, मीम अफजल साहब, हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, हालांकि मैं खुद बहुत पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं भी आजमगढ़ गया था और 2-3 ज़िलों में और भी गया था। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो भी अक़लियती क़यादत है, यानी जो भी मुस्लिम लीडरशिप है, वो सब लोग अलग अलग इलाक़ों में लोगों से राब्ता कायम करके ये बताने की और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को, जमहूरी क़दरों को, लोकतंत्र के मूल विचार को, संविधान को और योगी सरकार से के ख़िलाफ़ लड़ाई को अगर कोई लड़ सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। और ये लोग इस बात को समझ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये कह रहे हैं नदीम साहब की जो यूपी की जो सियासत मौजूदा है, प्रियंका गांधी ही नज़र आ रही हैं कमज़ोर, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी दिख रही है और कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत बड़ा लीडर वो एक्टिव नहीं है मैदान में, तो इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि प्रियंका जी खुद सबसे बड़ी नेता हैं और सबसे ज़्यादा वो एक्टिव हैं। उसके अलावा इस रियासत के जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे के सारे लोग अपने अपने इलाक़ों में या जहाँ जहाँ उनके असरात हैं वो काम कर रहे हैं। और रहा सवाल इस बात का कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है, मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूँ कि अक्सर ये होता है कि जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करते हैं, ख़ास तौर से इलेक्शन के पहले वो सर्वे वगैरह के ज़रिए एक नैरेटिव बनाते हैं कि हमारी पार्टी या उनको जो सूट करता है वो आगे है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह का नैरेटिव फेल हो जाता है। और पिछले कई सालों में और ख़ास तौर से 2014 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा शिकस्त किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। वो चाहे छत्तीसगढ़ के इलेक्शन रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश के रहे हों, चाहे राजस्थान के रहे हों, चाहे दूसरी दीगर रियासतों के इलेक्शन रहे हों, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हुई है वो कांग्रेस पार्टी की क़यादत में हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस रियासत के अंदर भी आने वाले असेंबली इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी की जो शिकस्त होगी उसका एक बड़ा हिस्सा और उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की होगी और वो ज़रूर हम शिकस्त देने में कामयाब होंगे। एक सवाल और यहाँ उठता है, क्या बंगाल की तरह कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मगरबी बंगाल में अपने आप को अमली तौर पे चुनावी सीटों और चुनावी जो माहौल था उससे अलग रखी, और बंगाल की तरह क्या यहाँ भी यूपी में भी हार मान ली है कि एनर्जी को लॉस ना किया जाए क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है? देखिए, बंगाल का इलेक्शन बेसिकली जिस तरह से बीजेपी ने खड़ा किया था तो रीजनल सेंटिमेंट बहुत हावी हो गया था, चूँकि उन्होंने बंगालियत के या बंगाल का जो मूल विचार है उस पर बंगाल के आवाम को ये लगा कि उन्होंने हमला कर दिया है। तो मैं जो आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की तासीर बहुत मुख्तलिफ और बहुत अलग है, और बंगाल और उत्तर प्रदेश के हालात दोनों डिफरेंट तरह के हैं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ ज़िम्मेदारी के साथ कि इस रियासत के अंदर कांग्रेस पार्टी के बारे में जो इस तरह का कैंपेन चलाने की कोशिश हो रही है कि बंगाल की तर्ज पर होने वाला है, वो शायद ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस एक मजबूत ताकत की शक्ल में इस रियासत में चुनाव लड़ेगी। नदीम साहब, ओवैसी साहब जिस तरीके से लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी सपा हर कोई बीजेपी की बी टीम बताता सउद्दीन ओवैसी की पार्टी को, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी और जो मुख्तलिफ सियासी दल हैं वो भी तो अपोजिशन का कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा कर रहे हैं?
तो ओवैसी साहब के लड़ने से क्या दिक्कत है आप लोगों को? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जमहूरी निज़ाम है। ओवैसी साहब जहाँ भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं बिल्कुल लड़े, लेकिन ये सवाल मैंने बार बार उठाने की कोशिश की है और इस सवाल का जवाब ओवैसी साहब देते नहीं हैं जी। कि तेलंगाना जहाँ से खुद ओवैसी साहब चुनकर आते हैं जी। वहाँ पर भारतीय जनता वहाँ पर ओवैसी साहब की पार्टी सिर्फ 9 असेंबली इलाकों में इलेक्शन लड़ती है, यानी टोटल 119 तेलंगाना में असेंबली की सीट है, मगर ओवैसी साहब 110 सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ते। मगर जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी या दूसरी सेकुलर जमातें हैं वहाँ पर जाकर वो चुनाव लड़ जाते हैं। और आपने बहुत साफ तरीके से देखा कि बिहार में सिर्फ 0.7% वोट कम था, 12 या 13 हज़ार वोट कम मिले तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी को, जिसकी वजह से वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश कुमार की बन गई। कहने का मतलब यह है कि ओवैसी साहब की जो भी सियासत है उस सियासत से अक़लियतों को तो किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होता है, मगर उस सियासत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी एक तरह से कहीं ना कहीं ओवैसी साहब जो भी करेंगे या उनकी सियासी पार्टी के लोग जो भी काम करेंगे और जितनी लड़ाई लड़ेंगे उसका फ़ायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और वो एक ख़ास तरह का नैरेटिव जिसमें एक तरह से पोलराइजेशन समाज में हो जाएगा, उस तरह की वो बात करते हैं, उस तरह की उनकी गुफ्तगू है और उसका नुकसान हिंदुस्तान की जमहूरियत को और हिंदुस्तान की सेकुलर सियासत को होता है। जब पंजाब में जो अभी इलेक्शन होने वाला असेंबली इंतखाब, उसमें क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को वहाँ भी हार का सामना करना पड़ेगा या फिर आ सकती है वहाँ पे इक़्तिदार में? नहीं, हमें लगता है कि 5 रियासतों में कांग्रेस पार्टी कम से कम 4 रियासतों में इलेक्शन जीतने जा रही है। पंजाब के बारे में ये आम तासुर है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की क़यादत की सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड के बारे में भी लोगों की यही राय है। मणिपुर में भी कांग्रेस पार्टी एक मजबूत ताकत की शक्ल में है। गोवा में भी हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और सरकार के खिलाफ लोगों का बहुत गुस्सा है और उम्मीद है कि कांग्रेस की क़यादत की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि कांग्रेस अकेले सरकार बना पाने की शायद पोजीशन में अगर ना भी हो तो भी कांग्रेस एक मजबूत ताकत की शक्ल में ज़रूर निकल कर आएगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो 5 रियासतों में से 4 रियासतों में हम सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं और एक रियासत में हम एक मजबूत ताकत की शक्ल में निकलते हुए आ रहे हैं। नदीम साहब, अभी शाहगंज थाने में आपके खिलाफ FIR दर्ज है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि आपने उल्लंघन किया, आचार संहिता लगने के बावजूद आपने गाड़ियों में झंडे लगाए रखे, आपने हूटर बजाया, आपके जो काफिला था वो सारे काफिले में हर गाड़ियों में हूटर लगा हुआ था। तो इसको लेकर क्या आप कहना चाह रहे हैं कि आप एक ज़िम्मेदार लीडर हैं और अक़लियती सेल के साबिक सदर रहे और साबिक MLA जौनपुर से रहे, और एक ज़िम्मेदार लीडर अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो उसके कार्यकर्ता और लोगों पर इसका क्या असर होगा? इसमें जो बहुत अहम और बुनियादी बात है कि एक वीडियो का हवाला देते हुए ये कहा जा रहा है कि मैंने आचार संहिता का पालन नहीं किया है जी। सवाल इस बात का है कि जो उसका तरीका है, आप मुझे सबसे पहले नोटिस देते, यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुझे नोटिस आनी चाहिए थे जो उसका कानूनी पहलू है, और मैं उस पर ये जवाब देता कि ये वीडियो की सच्चाई क्या है, ये वीडियो कब की है, ये वीडियो किन लोगों ने डाली है। मेरे किसी साथी ने तो वो वीडियो डाली नहीं है और आप मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे तो सरकार की जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो कुछ लोग बैठे हुए हैं जौनपुर में, और वो मेरी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उससे मेरे आते ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके इशारे पर ज़िला प्रशासन के कुछ अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शक्ल में काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये मुकदमा करने की कोशिश की। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये कोई बहुत बड़ा केस भी नहीं है, लेकिन इस तरह की चूँकि कोई एक्टिविटी हुई नहीं थी, ये एक फ़र्ज़ी और नकली मुकदमा बनाकर मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर ज़िला प्रशासन के कुछ अधिकारियों और पुलिस के कुछ लोगों द्वारा की गई है। मैं इसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ूंगा। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और हाई कोर्ट में जाके अपनी बात कहूंगा कि चूँकि मैं जिम्मेदारी के साथ आइडियोलॉजिकल लाइन पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को एक्सपोज करता हूं, इसलिए मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश, आदर्श संहिता को तोड़ने के नाम पर दबाने की कोशिश की जा रही है।
ये मैं दबने वाला हूँ नहीं, ना मेरी पार्टी और ना मेरा संगठन दबने वाला है संघियों से। नदीम साहब, पहली मरतबा आप जौनपुर से सदर से विधायक बने, तो जो आपके लोग हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो ये सोच रहे हैं कि क्या इस मरतबा आप मैदान में आएंगे, यानी आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये कन्विंस में बात बनी हुई है। तो क्या इस मरतबा आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं उत्तर प्रदेश? मैं कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी नेतृत्व ने जब भी जो मुझे काम दिया है, मैंने उसको हमेशा करने की कोशिश की है। मैं 2012 में जब चुनाव लड़ने आया था, तब भी पार्टी नेतृत्व का यह आदेश था कि आप जाइए और चुनाव लड़िए। पार्टी नेतृत्व ने संगठन में जो मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने उसका भी कोशिश किया कि उसका निर्वहन ठीक से और जिम्मेदारी पूर्वक करूं। पार्टी नेतृत्व अगर ये चाहेगा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, तो मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा, लेकिन मेरा अपना निजी कोई एजेंडा नहीं होता। पार्टी लीडरशिप मुझसे जो उम्मीद करती है, एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मैं उस जिम्मेदारी का पालन करने की कोशिश करता हूँ। नदीम साहब, अभी आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, इलेक्शन बहुत करीब है, तो प्रियंका गांधी से भी 12 आपकी मुलाकात होती होगी। तो अभी आप, जैसा कि आपने कहा, पार्टी का जो नेतृत्व होगा, जो तय करेगा, मैं वो करूँगा। तो फिलहाल पार्टी के क्या मंसूबे हैं कि आप चुनाव लड़ें, या फिर क्या तासुरात हैं? मेरी नेतृत्व से हाल फिलहाल में अभी कोई बात इसलिए नहीं हो पाई कि प्रियंका गांधी जी को के फैमिली में कुछ लोगों को कोविड हो गया था और वो आइसोलेशन में चली गई थी, चूँकि अलग हो गई थी, इसलिए कि कोरोना हो सकता है कि उसका असर उनके ऊपर भी हो, ऐसा उन्होंने समझते हुए अपने आप को उससे अलग कर लिया था। राहुल जी भी थे नहीं, राहुल जी किन्हीं ज़रूरी कामों से निजी यात्रा पर बाहर चले गए थे। राहुल जी कल दिल्ली आ गए हैं और प्रियंका जी भी शायद 1-2 दिन में मुलाकात करेंगी, तो मैं उनसे मिलूँगा और फिर उनसे चर्चा करने के बाद उनका क्या हुक्म है और वो लोग क्या चाहते हैं और पार्टी मुझसे क्या चाहती है, उस दिशा में मैं काम करूंगा। पार्टी मुझसे कहेगी कि चुनाव लड़ो, तो मैं चुनाव लड़ाऊंगा, और पार्टी मुझसे ये उम्मीद करेगी कि मैं चुनाव को लड़ाऊं पूरे प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी, तो मैं उस पर काम करूंगा। जो नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब गुफ्तगू करने के लिए। ये थे हमारे साथ नदीम जावेद साहब, ये साबिक एमएलए भी रहे जौनपुर से और अक़लियती सेल के साबिक सदर भी रहे। नदीम जावेद साहब से हमारी ख़ास और तफसीली गुफ्तगू हो रही थी असम्बली इंतखाब को लेकर। नाजरीन, आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद थे सफ़र में ही, बनारस एयरपोर्ट के लिए हम लोग रवाना हैं। नदीम साहब थे जिनसे कई मौजू पर हमारी ख़ास और तफसीली गुफ्तगू हुई। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। मुलाकात होगी अगली एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। कैमरामैन बद्र आलम के साथ उमैर आज़मी, मिल्लत टाइम्स। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com